इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में या इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में, जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है या पॉलिटिकल प्रोसीजर है, या भारत में जो विधि की विचारधारा है, विधि का जो मान्य सिद्धांत है, वो किस नियम का पालन करता है या किसके ऊपर बेस्ड है, हम लोग ये देखेंगे। या समझे तो न्याय की संकल्पना भारत में किसके ऊपर बेस्ड है, इसको हम लोग देखेंगे। मुझे लग रहा है शायद वैभव थोड़ा सा कैमरा इधर करना पड़ेगा, थोड़ा सा एंगल लेफ्ट की तरफ। और थोड़ा सा, हाँ अब ठीक है ना। अच्छा ये बताइए, अब पिक्चर ज्यादा क्लियर है या पहले ज्यादा क्लियर थी? सब ब्लर हो गई अब तो, ये कभी ब्लर हो रही है कभी क्लियर हो रही है। नहीं सर क्लियर है अभी। अच्छा, अब क्लियर है ना। वो तो थोड़ा नेटवर्क की वजह से हो रहा होगा। हाँ वो तो थोड़ा नेटवर्क की वजह से हो रहा होगा। चलिए, तो हमारे यहाँ जो विधि की संकल्पना है, या जो विधि समझिए न्याय की, विधि और न्याय दोनों, क्योंकि विधि के माध्यम से हमारे यहाँ न्याय दिया जाता है, जस्टिस बाय लॉ है। तो वो संकल्पना किसके ऊपर आधारित है, किस विचार के ऊपर आधारित है, हम लोग ये आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा, यही हमारा टॉपिक रहेगा। देखो, हमारे यहाँ जो न्याय का सिद्धांत है जिसको फॉलो किया गया, वो रॉल्स के न्याय के सिद्धांत को फॉलो किया गया है। द थ्योरी ऑफ रॉल्स, ये बहुत बार एग्जाम में आता है, बहुत बार पूछा जाता है, और कई लेवल पर इसकी चर्चा भी होती है। ठीक है। तो रॉल्स का जो जस्टिस का थ्योरी है, वो हमारे यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसी को हम लोग फॉलो करते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चर्चा के दौरान इसे मान्य सिद्धांत भी बनाया गया। जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 4 फादर्स थे, और स्पेशली डॉक्टर अंबेडकर ने इसे बहुत अच्छे से स्वीकार किया। डॉक्टर अंबेडकर ने और के.एम. मुंशी ने, मैं इसके ऊपर चर्चा करूंगा कि ये क्या है और कैसे था वो, वहां पे भी रॉल्स के सिद्धांत को हम लोग पढ़ेंगे, है ना। ये भारत का संविधान भी और भारत की न्याय व्यवस्था भी इसी के ऊपर बेस्ड है। तो आप इसमें हेडिंग डाल लीजिए, रॉल्स का न्याय सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, आप ऐसा करके डालिए टॉपिक, रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। ठीक है। देखो, रॉल्स के समय में ये बिल्कुल आधुनिक जनरली चिंतक हैं, और 1971 के आसपास इन्होंने एक किताब लिखी, जिसका नाम, बुक का नाम था थ्योरी ऑफ जस्टिस। 1971 में इनकी ये बुक आई थी, और काफी ज्यादा चर्चा हुई इस किताब की। चर्चा का विषय ये था कि दो बातें थीं उस समय समाज में, दो कंटेंशियस इशू थे कि एक तो प्रगति, यानी प्रगति का मतलब यहां से है डेवलपमेंट या प्रोग्रेस, उसे हम लोग कह सकते हैं, और एक न्याय, दूसरा जस्टिस। प्रगति का मतलब क्या था यहाँ पे? प्रगति का मतलब ये था कि जब समाज ग्रोथ करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉलिटिकल ग्रोथ, सोशल ग्रोथ, जैसे भी जो भी सभी प्रकार की ग्रोथ वो करता है, तो समाज का जो सबसे ऊपरी वर्ग है वो सबसे ज्यादा लाभ की स्थिति में होता है, और समाज के निम्न वर्ग को वो लाभ बाद में मिलता है या धीरे धीरे मिलता है। समाज का निम्न वर्ग सबसे कम लाभ की स्थिति में होता है, और समाज का उच्च वर्ग सबसे ज्यादा लाभ की स्थिति में होता है। ये एक कॉन्सेप्ट थी। और अब डिस्कशन का मुद्दा यहां पर यह था कि ऐसी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए, कैसे बनाई जाए कि जो समाज का
निम्न वर्ग को भी उसका जो उचित लाभ है वो मिल सके। इसकी इस चर्चा के ऊपर इनकी जो ये किताब है थ्योरी ऑफ जस्टिस, ये पूरी तरीके से निर्भर थी। इन्होंने इसमें इसके लिए एक सॉल्यूशन भी दिया और एक विचार भी रखा सामने, और इस विचार को ही हम लोग रॉल्स के न्याय सिद्धांत के रूप में जानते भी हैं। इनका क्या विचार था? इन्होंने ये कहा कि किसी भी समाज का अगर सबसे बड़ा किसी भी समाज का सद्गुण है, कोई वर्च्यू है किसी समाज में, तो वो ये है कि वो समाज न्यायपूर्ण होगा। न्याय किसी भी समाज का सबसे बड़ा सद्गुण है, ये रॉल्स ने कहा। लेकिन जो ये सद्गुण की यात्रा है, ये केवल न्याय पे ही जाके खत्म नहीं हो जाती। मतलब कि मान लीजिए अगर कोई समाज न्यायपूर्ण बन गया या न्यायपूर्ण समाज के रूप में कोई समाज स्थापित हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने अपनी जो परिणति है, जो पराकाष्ठा है, जो एक्सट्रीम है या जो क्लाइमेक्स है वो प्राप्त कर लिया। ऐसा नहीं, इससे भी आगे जाना होता है समाज को। और वो कहाँ जाना होता है? तो वो जाना होता है नैतिक सद्गुणों के ऊपर, मॉरल वर्च्यूज के ऊपर। मॉरल वर्च्यू क्या है? मॉरल वर्च्यू वो सद्गुण है जो किसी भी समाज को पूरी तरीके से नैतिक बनाने में मदद करते हैं। किसी भी समाज की नैतिक पहचान होते हैं वो सद्गुण, जैसे सत्य, अहिंसा, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, ये सब क्या है? ये नैतिक सद्गुण है, मॉरल वर्च्यूज हैं। रॉल्स ने ये कहा कि न्याय एक वो व्यवस्था है, न्याय एक वो सद्गुण है, एक तो पहचान है समाज की, किसी भी सद्गुण रूपी समाज की या किसी भी अच्छे समाज की वो पहचान है न्याय। लेकिन न्याय का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि समाज में नैतिक जो सद्गुण है या नैतिक जो मूल्य है उनका विकास किया जाए। न्याय का उद्देश्य है ये। इसलिए न्याय एक मीडियम है, जबकि जो ऑब्जेक्टिव है वहां उसका, न्याय का वहां तक पहुंचने का, वो ऑब्जेक्टिव है एक नैतिक मूल्यों की समाज में स्थापना करना या नैतिकता परक समाज की स्थापना करना। ये न्याय का मौलिक उद्देश्य है। मोरल ऑफ द स्टोरी, रॉल्स ने ये कहा कि किसी भी समाज का मौलिक सद्गुण उसमें न्याय है। लेकिन न्याय का जो विचार है या न्याय की जो स्थापना है, ये मीन्स नहीं है, मतलब ये एंड नहीं है, ये एंड नहीं है, ये मीन्स है, एक माध्यम है। और किस चीज का माध्यम है? तो समाज को अपने अंतिम परिणति तक पहुंचाना, और वो अंतिम परिणति है समाज में नैतिक मूल्यों का विकास करना या समाज को नैतिकता आधारित समाज में बदलना। तो रॉल्स ने सबसे पहले इस मामले में, तो मैंने आपको ये बताया कि रॉल्स न्याय के बारे में क्या सोचते हैं। क्या न्याय एक एंड है या एक मीन्स है, एक साधन है या साध्य है? तो न्याय इज ए मीन और साध्य है नैतिक मूल्य, एक नैतिकता परक समाज की स्थापना करना, ये एक साध्य है। इसलिए वो ये कहते हैं जस्टिस इज नेसेसरी फॉर द मोरल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी बट नॉट सफिशिएंट। सफिशिएंट नहीं है ना? तो न्याय का ये विचार, सबसे पहले तो आप इसी बात को चाहे तो लिख लें, फिर उसके बाद मैं अगले टॉप पॉइंट पर चलता हूं कि एक तो इन्होंने बता दिया कि न्याय क्या है, अब दूसरा फिर ये कहेंगे कि वो कैसे प्राप्त हो, समाज में स्थिति क्या रहती है, कैसे उसको लोगों को दिया जाए, और जो प्रगति, और इस तरीके से उसको कैसे बांटा जाए कि जो प्रगति है या ग्रोथ है या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरीके से हो कि समाज का निम्न वर्ग का जो व्यक्ति है वो भी सबसे अधिक लाभ प्राप्त कर सके। और यही फिर हम लोग खोजेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, इन्हीं बातों को, कॉन्स्टिट्यूशन में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में, और फाइनली फंडामेंटल राइट्स में। तो आप सबसे पहला पॉइंट लिखना,
रॉल्स एक उदारवादी विचारक थे। रॉल्स was a liberal thinker जिन्होंने 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में न्याय की मौलिक समस्या के ऊपर विचार किया एंड विच पुट अ लाइट एंड विच की जगह हु लिखे एंड हु पुट अ लाइट अपॉन द प्रॉब्लम ऑफ जस्टिस इन लेटर 21st सेंचुरी नहीं, हाँ 20th सेंचुरी, इन लेटर 20th सेंचुरी। ठीक है, अब अगले पॉइंट से लिखना। रॉल्स के अनुसार, ऐसा लिखिए, रॉल्स ने ये विचार अपनी पुस्तक न्याय सिद्धांत में प्रस्तुत किए। रॉल्स put these ideas in his book A Theory of Justice, जिसमें उन्होंने एक सद्गुण रूपी समाज की कल्पना की, in which he told about a virtue-based society, सद्गुण रूपी समाज की कल्पना की। ठीक है, और ये कल्पना करते हुए ये बताते हैं कि सद्गुण रूपी समाज की एक पहचान है कि वो न्यायपूर्ण होगा। इट वुड बी बेस्ड ऑन जस्टिस, कंटिन्यूएशन में, तथा उन्होंने सद्गुण रूपी समाज की मुख्य पहचान न्यायपूर्ण समाज के रूप में बताई। एंड ही टोल्ड दैट the virtue-based society would be a just society और society based upon justice। इसका मतलब एक ये भी है, a society based on justice, ये उन्होंने कहा। इस प्रकार न्याय का सर्वोत्तम लक्ष्य उन्होंने सद्गुण रूपी समाज की स्थापना करना बताया। एंड ही टोल्ड दैट the basic objective of society is, the basic objective of justice is to form a society on moral values, ठीक है। अब यहां पर नोट करके लिख लीजिए,
देखो, इन्होंने ये कहा कि न्याय किसी समाज के लिए आवश्यक है, इसके बिना समाज चलेगा नहीं, लेकिन सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है ये, क्योंकि बाकी के भी बहुत सारे मूल्य हैं जो कि आगे आने हैं या जिनको स्थापित किया जाना है। तो जस्टिस इज द नेसेसरी कंडीशन ऑफ द सोसाइटी बट नॉट द सफिशिएंट वन। ये उनका कोट है, तो आप लिखिए इसमें। रॉल्स के अनुसार न्यायपूर्ण समाज एक नैतिक समाज की आवश्यक शर्त है, एक नैतिक समाज की आवश्यक शर्त है। द जस्ट सोसाइटी is the necessary condition to be a moral society, परंतु यह पर्याप्त नहीं है, but it is not sufficient one। इस प्रकार न्याय नैतिक समाज की स्थापना के लिए एक साधन है। So the justice is a means to form a moral society, लेकिन साध्य नहीं है, but not the end। ठीक है, क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई? यस सर। ठीक है ना, बताइए। और सर एक चीज पूछनी है। जी सर। हाँ, सर बताइए। आपने यहाँ पे लिखवा है सोसाइटी बेस्ड ऑन जस्टिस। अब जैसे आईपीसी का आर्टिकल 377 था, वो भी तो जस्टिस ही कर रहा था ना, लेकिन फिर एक टाइम पे आगे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। क्या जस्टिस भी तो सही होना चाहिए। 377 क्या था आर्टिकल, मुझे पहले तो जरा ये बताइए। सर अननेचुरल ऑफेंसेस वाला। हेलो। हाँ, मुझे समझ में नहीं आई बात। सर ट्रांसजेंडर से रिलेटेड जो था। ट्रांसजेंडर से रिलेटेड था। क्या था वो? यस सर। पूरी बात बताओ। और फिर देखो, क्या तुम कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे हो? सर अननेचुरल रिलेशन से रिलेटेड था जैसे। ठीक है, तो वो भी तो एक लॉ था ना कि जिसके अकॉर्डिंग जस्टिस हो रहा था एक टाइम तक, उसके बाद अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर। हाँ, देखो, हमेशा सवाल मुझे समझ में आया तुम्हारा, क्या पूछ रहे हो, मैं उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूं। हमेशा आदर्श जो होता है वो कोई समाज अपने लिए स्थापित कर लेता है पहले, कि हमें यहां तक पहुंचना है, हमें ये वाला मूल्य प्राप्त कर लेना है, और बाद में उसको प्राप्त करने के लिए वो प्रयास करता है। वो प्रयास सबसे पहले विधि तक किए जाते हैं, लॉ बनाकर, जैसा कि अभी हम लोग करेंगे। रॉल्स कहेगा कि कानून बनाइए और ये आदर्श तक पहुंचिए, क्योंकि अभी रॉल्स ने क्या बताया आपको? रॉल्स ने अभी ये बताया कि समाज का मुख्य उद्देश्य क्या है, एक नैतिक समाज की स्थापना करना, यानी एक आदर्श के ऊपर आधारित समाज की स्थापना करना। अब वो ये भी कहेगा कि ये कैसे हो, तो वो कहेगा कि कानून बना के करिए, उसको विधि बनाकर ही होना चाहिए। तो अब होता क्या है, जनरली समाजों में यही देखने को मिलता है कि जब जब समाज वृद्धि करता, ग्रोथ करता है अपना, तो वो उसका मानसिक विकास भी होता है। और
जैसे जैसे समाज का मानसिक विकास होता है वो अपने लिए एक नए मूल्य चुन लेता है और फिर उन मूल्यों को प्राप्त करने के लिए वो विधि का निर्माण कर लेता है। जब 377 बनाया गया था उस समय समाज में जो मूल्य थे वो होमोसेक्सुअलिटी, अननेचुरल सेक्स या इन सब चीजों के लिए वो ये वाला जो सद्गुण था या ये वाला जो मूल्य था ये समाज में स्वीकार्य नहीं था, इसे अनैतिक माना जाता था। चूंकि इमोरल माना गया इसीलिए इसे पनिश किया गया। समाज करता क्या है, जो भी अनैतिक चीजें हैं उनको पनिश करता है और जो भी मोरल चीजें हैं, जो भी नैतिक मूल्य हैं उनको रिवार्ड देता है। दो चीजें करता है कानून। इसीलिए कानून ने क्या किया, उसको पनिश किया। कानून बना के आपने देखा 377 में आईपीसी में उस चीज का प्रावधान रखा गया। लेकिन अब समाज ने वृद्धि कर ली। अब ये माना जाने लगा कि रूल बाय मेजॉरिटी, ये मेजॉरिटी जो थिंकिंग है केवल वही थिंकिंग तो फॉलो नहीं होगी, माइनॉरिटी जो थिंकिंग है उसको भी, यानी माइनॉरिटी लोगों को भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख ही तो पूरे समाज के सुख को नहीं बढ़ा सकता। क्या अधिकतम अंबानी का सुख एक रिक्शे वाले के दुख को कम कर सकता है? चाहे अंबानी को कितना ही सुखी कर दीजिए, रिक्शे वाला तो भी दुखी रहना है। तो क्यों ना हमें रिक्शे वाले के दुख को भी दूर करने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए क्या किया जाए, रिक्शे वाले के लिए कानून बना दिया जाए कम से कम कि जो उसकी अधिकारिता है समाज में, एंटाइटलमेंट्स है, वो उसे समाज दे दे। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति नेचुरल सेक्स के प्रति उसके मन में या होमोसेक्सुअलिटी के लिए उसके मन में सकारात्मक भाव हैं, वो उसे स्वीकार करता है एक विचार के रूप में भी, एक फिजिकल नीड के रूप में भी, तो फिर क्यों उसे हम लोग नेगेट करें? वो भी तो समाज का एक हिस्सा है। और चूंकि समाज का एक हिस्सा है, उसके उस मूल्य को भी स्वीकार करना समाज की जिम्मेदारी बनती है। अब ये विचार स्वीकार्य होने लगा कि जो माइनॉरिटी थिंकिंग है उसको भी एक्सेप्ट किया जाए समाज में एक थिंकिंग के रूप में। इसीलिए उसे तभी न्याय हो सकता है। अब जो न्याय का जो सद्गुण है, मूल्य है, वो ऊपर और चला गया। जहां पहले वो केवल मेजॉरिटी थिंकिंग तक ही सीमित था कि वो मूल्य जो कि मेजॉरिटी थिंकिंग के होंगे उन्हें स्वीकार किया जाएगा, अब वो माइनॉरिटी थिंकिंग के मूल्य को भी हम लोग स्वीकार करना शुरू कर दिया। अब न्याय का जो दायरा है वो और वास्ट हो गया। अब हम लोगों ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसे जब डिफाइन किया तो उसे इलीगल माना, अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना और उसे उन्होंने नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। क्यों? क्योंकि वो समानता के अधिकार का उल्लंघन कर रहा था, स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन कर रहा था। और स्वतंत्रता और समानता दो ऐसे मूल्य हैं जो कि एक जस्ट सोसाइटी का निर्माण करते हैं। अभी हम लोगों ने देखा, ये पीछे से देखते आ, इन दोनों मूल्यों के विरोध में माना गया 377 को, सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। दैट्स इट। हमेशा याद रखना, समाज में आदर्श, रविकांत ये तुम्हारे ऐसे का भी है, वो मैं उसके आंसर नहीं कर पाया ऐसे का, मेरे पास समय नहीं था। यही चीज है, वो यही विचार वहां पे रखना है ऐसे में। हमेशा आदर्श स्थापित किया जाता है, प्राप्त नहीं किया जाता और ना ही वो प्राप्त हो सकता। अगर आदर्श प्राप्त हो जाए तो फिर वो आदर्श ही क्या रह गया। इसीलिए आदर्श और यथार्थ में हमेशा दूरी बनी रहती है। यथार्थ उस आदर्श को प्राप्त करने का प्रयास करता है। इसीलिए समाज क्या करेगा, अपने मूल्य चुन लेगा, अपने नैतिक मूल्यों को, दायरे को बढ़ा लेगा और उसको चुन लेगा एक जगह पे और फिर उसे प्रयास करने का, प्राप्त करने का प्रयास करेगा। जैसे ही उस वहां तक पहुंचता है, उस नैतिक मूल्य को प्राप्त कर लेता है वो, तब फिर वो नैतिक जो आदर्श है वो और आगे बढ़ जाता है, फिर वो उसे प्राप्त करने का प्रयास करेगा। इसलिए यथार्थ हमेशा आदर्श के पीछे पीछे चलता है और आदर्श यथार्थ के आगे आगे चलता है, उसको रास्ता दिखाता है। इसीलिए आदर्श कभी प्राप्त नहीं होता, यथार्थ हमेशा उसे प्राप्त करने का प्रयास करता है।
इसी तरीके से समाज के जो नैतिक मूल्य हैं उनका विकास होता है। समाज में पहले कुछ और नैतिक मूल्य थे, अब कुछ और नैतिक मूल्य हैं, है ना? ठीक है। यस सर। बाकी सर। लोगों को मेरी बात समझ में आई? जी सर। सर ये यथार्थ और आदर्श होते क्या हैं? यथार्थ एक वो स्थिति है, जैसे आदर्श हो गया एक साध्य जहां पे हमें पहुंचना है। जैसे मैंने ये कहा, आप अपने स्तर पे ये सुनिश्चित कर लें कि मुझे अपना पूरा जो जीवन है वो आदर्शवादी रूप में जीना है। ये आपने साध्य निश्चित कर लिया, और उस आदर्शवादी जीवन के कुछ आपने पैमाने निर्धारित कर लिए, जैसे कि मुझे सदाचारी जीवन जीना है, बुराइयों से बचना है, उस सब से दूर रहना है, अपना नैतिक विकास करना है, जिसमें सत्य की सबसे बड़ी बात होगी, उसी मार्ग पर चलना है। जो भी आप नैतिक नियम अपने लिए निर्धारित करें, तो एक आपने अपने लिए साध्य चुन लिया, एक एंड चुन लिया, और अपने लिए फिर कुछ ऐसे नैतिक नियम बना लिए उस साध्य को प्राप्त करने के लिए। ये तो हो गया साध्य, एंड, जहां पे आपको पहुंचना है। फिर आप एक रास्ता चुनते हो। अभी आपकी जो स्थिति है वो ये है कि अभी आपका जीवन उतना नैतिक नहीं है, तो धीरे धीरे आप उसे प्राप्त करने का प्रयास करते हो, वहां तक पहुंचने का प्रयास करते हो। तो जो आपकी आज स्थिति है वो तो है यथार्थ, रियलिस्ट, या रियल कहते हैं इसे। और जहां आपको पहुंचना है, जो एंड है, जो आपने सोचा है कि मुझे वहां पहुंचना है, दैट इज सॉरी, ये मीन है, ये मीन है जो जो आपने अभी जिस रास्ते से आप जाओगे, जो रियलिस्ट है, जो यथार्थ है। और जहां आपको पहुंचना है वो एंड है। जैसे इसको और आसान तरीके से, आपको जज बनना है, ये आपका आदर्श हो गया, ये आपका एंड हो गया। उसके लिए आपकी जो स्थिति अब है ये आपकी यथार्थ है। अब आप इसमें कुछ ऐसे नियमों को जोड़ेंगे, कुछ ऐसे स्ट्रेटेजी बनाएंगे, कुछ पढ़ाई के तरीके निर्धारित करेंगे, मीन्स निर्धारित करेंगे, अपने लिए नियम बनाएंगे। तो ये नियम क्या हो गए? ये लॉ हो गए, जो कि समाज अपने लिए बना लेता है। और समाज ने अपने लिए नियमों को इनको इसलिए बताया क्योंकि उसे एंड तक पहुंचना है, क्योंकि आपको जज तक जाना है, उस कुर्सी तक जाना है, इसलिए आपने अपने लिए कुछ नियम बनाए। तो वो जो कुर्सी है वो तो हो गया एंड, ये हो गए नियम जो आपने बनाए अपने लिए। और जो आज आपकी स्थिति है ये हो गया यथार्थ, ये हो गया रियलिज्म। इसलिए हमेशा समाज अब यथार्थ प्रयास क्या कर रहा है? एंड तक पहुंचने का आप प्रयास क्या कर रहे हैं? आपकी जो इस समय स्थिति है, इससे उठकर आपको जज बनना है। तो प्रयास आपका क्या रहेगा? जज बनने तक रहेगा। यथार्थ से आगे चल के आपको आदर्श तक पहुंचना है, और इसके लिए आप नियम बनाएंगे। तो समाज भी ऐसे ही करता है, कुछ अपने आदर्श चुनता है, आदर्श बना लेता है, कुछ मूल्यों को बनाता है, और फिर उन मूल्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ नियम निर्धारित करता है वो। और यथार्थ फिर उन यथार्थ जो है उन नियमों का पालन करता है और फिर आदर्श तक पहुंचता है। लेकिन जैसे ही वो आदर्श तक पहुंचने की स्थिति में होता है, तब वो यथार्थ आदर्श जो है वो कुछ और आगे चला जाता है। जैसे जब आप जज बन जाएंगे, तो जिस दिन, यकीन मानना, जिस दिन आप जज बन जाएंगे ना, उस दिन आपकी बस एक आध दिन तो रहता है वो क्रेज कि हाँ जज बन गए, उसके बाद सब नॉर्मल है, उसके बाद कोई क्रेज नहीं रहता। उसके बाद कुछ आपके कुछ और आदर्श आप अपने चुनना शुरू कर दोगे। जैसे मुझे समाज के सबसे निम्न वर्ग के लिए काम करना है, मुझे न्याय देना है, मुझे अन्याय को कम से कम, जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, और मुझे अपनी कोर्ट को बहुत अच्छा बना लेना है। मैं अपनी स्थिति को ऐसा सुनिश्चित कर लूंगी या कर लूंगा जो कि समाज में एक संदेश जाए कि ये वास्तव में न्यायपूर्ण एक व्यक्ति है या इसने न्याय किया। तो आपने क्या किया? जैसे ही उस एंड पर पहुंचे, आपने अपने लिए कुछ नए नियम निर्धारित कर लिए, कुछ नए आदर्श निर्धारित कर लिए। इसलिए यथार्थ हमेशा पीछे पीछे चलेगा, और फिर आप अपने लिए कुछ नियम बना लोगे,
उन आदर्शों को प्राप्त करने के लिए कोर्ट समय से आना, समय से जाना, डिसिप्लिन सब कोर्ट्स में, और आपके कर्मचारियों का भी एक डिसिप्लिनरी आना जाना, ये सब चीजें आप निर्धारित कर लोगे, दैट्स इट। तो जनरली समाज भी ऐसे ही प्रगति करता है। ठीक है, थैंक यू सर। बाकी लोगों को सब बातें ये समझ में आ गई? चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। देखो रॉल्स अब आगे ये कहते हैं, उन्होंने, हम लोगों ने पहले चर्चा की थी, और चर्चा हम लोगों ने ये की, स्वतंत्रता और जब समानता की बात कर रहे थे तो मैंने ये कहा कि आत्मिक और भौतिक विकास मुख्य उद्देश्य है व्यक्ति का, और वो तब हो सकता है कि कुछ मिनिमम उसे जो चीजें हैं वो दे दी जाएं। रॉल्स ने भी यही कहा। उन्होंने कहा कि एक जो न्याय है उसकी मुख्य समस्या ये है कि जो समाज में कुछ प्राथमिक वस्तुएं होती हैं, कुछ प्राइमरी ऑब्जेक्ट गुड्स हैं, मैं अभी बताऊंगा कौन से प्राइमरी गुड्स उन्होंने बताए, कि ये अगर प्राथमिक वस्तुएं लोगों को दे दी जाएं तो वो अपना आगे विकास कर लेंगे, उन्हें फिर किसी तरीके के सहयोग की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये प्राथमिक वस्तुएं उनमें योग्यता को बढ़ावा देंगी। और जब व्यक्ति योग्य हो जाएगा तब वो समाज में जो अपनी स्थिति है वो प्राप्त कर लेगा। इस तरीके से उसके स्तर पर भी न्याय हो जाएगा और समाज के स्तर पर भी न्याय हो जाएगा। पहले, इससे थोड़ा पहले जाइए, पूंजीवाद क्या कह रहा था? वो ये कह रहा था कि व्यक्ति में योग्यताएं होती हैं बाय बर्थ, और व्यक्ति को समाज में उसकी योग्यता के आधार पर अगर कुछ मिल जाए तो फिर उसके लेवल पर भी न्याय हो गया और समाज के लेवल पर भी न्याय हो गया। राज्य को इससे ज्यादा कुछ नहीं करना चाहिए। उसकी योग्यता को बढ़ावा देने के लिए या योग्यता या उसकी क्षमता का पूर्ण विकास करने के लिए जो चीजें आवश्यक हैं बस वो उसको दे दी जाए। समाजवाद ये कह रहा था कि बाय बर्थ अयोग्यता पाई जाती है लोगों में, असमानता पाई जाती है लोगों में, ऐसे में आपको कम से कम ऐसी मौलिक वस्तुएं तो उन्हें देनी चाहिए, सहयोग ऐसा उनको कम से कम इतना तो देना चाहिए जिससे वो अपना विकास कर सकें, आगे बढ़ सकें। और समानता लोगों में जब योग्यता की बात हो तो जो समाज का सबसे हीन व्यक्ति है, मान लीजिए असमान कोई व्यक्ति है, यानी समानों में समानता होनी चाहिए, असमानों में समानता का सद्गुण ना हो। यानी राज्य को क्या करना चाहिए, जो समाज का सबसे निम्न व्यक्ति है उसे वो थोड़ा सपोर्ट करे, उसकी योग्यता के विकास को करने में मदद करे। और ये कैसे किया जाए? तो ये संरक्षण देके किया जाए। समानता होनी चाहिए बट समानों में समानता, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वली सोसाइटी में कर देगा। रॉल्स ने ये कहा, इन्होंने उदारवादी विचारक है, मैंने ये लिखवाया पहले ही, तो इसलिए ये पूंजीवाद को जनरली समर्थन करते हैं, स्वतंत्रता के मूल्य को ये सबसे इंपॉर्टेंट मानते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि स्वतंत्रता तभी लागू की जानी चाहिए जब कम से कम जो प्राथमिक वस्तुएं हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं, सब लोगों में समान रूप से पहले वितरित हो जाएं, और सब लोग समान हो जाएं। उसके बाद फिर योग्यता और कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा, ये सब आना चाहिए, उससे पहले नहीं, क्योंकि उससे पहले तो अन्याय होगा अदरवाइज। तो इन्होंने न्याय की समस्या सबसे पहली ये बताई कि प्राइमरी गुड्स को का कैसे हो समाज में। कुछ प्राइमरी गुड्स इन्होंने निर्धारित किए। वो क्या क्या चीजें थी प्राइमरी गुड्स, उनको देखिए। इन्होंने बताया कि प्राथमिक वस्तुएं 3 हैं। पहले में अधिकार और स्वतंत्रताएं, राइट्स और लिबर्टीज, यानी हर व्यक्ति को समाज में अधिकार हो और हर व्यक्ति को समाज में स्वतंत्रता भी हो। एक तो ये प्राथमिक वस्तु है। अगर समाज में हर व्यक्ति को अधिकार नहीं होंगे
और स्वतंत्रता नहीं होगी तो वो अपना भौतिक और आत्मिक विकास नहीं कर पाएगा। दूसरा, उन्होंने कहा कि शक्तियां और अवसर, पावर और अपॉर्चुनिटीज, इस स्तर पर समानता हो। हर व्यक्ति को शक्ति प्राप्त करने का तरीका और समाज में जो भी अवसर हैं, यानी आगे बढ़ने के जो अवसर हैं, उनको प्राप्त करने के स्तर पे समानता होनी चाहिए नियमों में। ऐसा ना हो किसी के लिए नियम लिबरल हो और किसी के लिए नियम बहुत कठोर हो, यानी अवसर के लेवल पर और शक्तियों के लेवल पर समानता हो। और तीसरा इन्होंने अंतिम ये बताया कि आत्मसम्मान की जो भावना है समाज में उसको स्वीकार किया जाए और हर व्यक्ति की आत्मसम्मान या गरिमा को सबसे ज्यादा प्रीफरेंस दी जानी चाहिए, जिससे व्यक्ति समाज में अपना जो स्थिति है उसको सही तरीके से समझ पाएगा और अपने को समाज का हिस्सा मानेगा। मान लीजिए, इसको एक ऐसे एग्जाम्पल से समझिए, घर में किसी व्यक्ति को अगर सम्मान प्राप्त नहीं है तो क्या वो व्यक्ति इस भावना को समझ पाएगा कि वो उस घर का हिस्सा है? वो ये समझेगा ही नहीं कि वो उस घर का हिस्सा है। अगर व्यक्ति को घर में सम्मान प्राप्त नहीं हो रहा है तब वो घर का हिस्सा अपने को स्वयं को नहीं मानेगा, उससे अलग मानेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अलग होते हुए भी घर से उसको घर में सम्मान प्राप्त है तब वो उसे अलाइंड मानेगा, अपने घर के जैसा ही मानेगा, उस घर को अपना हिस्सा मानेगा और सामान्यतः उसके लिए कार्य करने के लिए प्रयासरत रहेगा। तो इसलिए आत्मसम्मान किसी भी देश के नागरिक के लिए पहला एंटाइटलमेंट है और सबसे बड़ा एंटाइटलमेंट माना गया है। गरिमा, आप अगर प्रियम्बल को देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसीलिए वो सर्वोपरि आदर्श घोषित किया गया। आप देखो कि न्याय के बाद गरिमा आता है, नहीं आता? प्रियम्बल में आदर्श, गरिमा न्याय के बाद है। इसका मतलब न्याय कैसा होना चाहिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग? जो व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करता हो, डिग्निटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, इसको वो सुनिश्चित करता हो। तो रॉल्स ने यही कहा कि ये मुख्य प्राथमिक वस्तुएं हैं, अधिकार और स्वतंत्रताएं, शक्तियां और अवसर। और अच्छा, एक चीज उन्होंने और बताई, हाँ, आय और संपदा, इनकम और वेल्थ, ये भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो व्यक्ति गरिमापूर्ण जीवन नहीं जी पाएगा। मान लीजिए व्यक्ति के पास उसकी कोई आय नहीं है, आय का कोई साधन नहीं है, जीवन यापन करने का कोई साधन नहीं है, तो क्या गरिमापूर्ण जीवन जी पाएगा? वो नहीं जी पाएगा। इसीलिए गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक है कि आय और संपदा भी उसके पास हो। अगर ये तीनों चीजें हो गई तो फिर वो गरिमापूर्ण जीवन जी सकता है, एक आत्मसम्मान की वो प्राप्ति कर सकता है। इनको प्राथमिक वस्तुएं कहा रॉल्स ने। और रॉल्स ने कहा कि इन प्राथमिक वस्तुओं के का अगर समाज में न्यायपूर्ण वितरण हो गया तो समाज के लेवल पर न्याय हो गया, वस्तु के लेवल पर, व्यक्ति के लेवल पर न्याय हो गया और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हो जाएगी। इनका बंटवारा कैसे हो? तो वो कहता है सब लोग विधि बनाकर इनका बंटवारा करें। समाज का प्रत्येक व्यक्ति विधि निर्माण की प्रक्रिया में शामिल हो और जो विधि बनाई जाए वो इन्हीं वस्तुओं के बंटवारे को लेकर, क्योंकि खुद व्यक्तियों ने विधि का निर्माण किया है, सब व्यक्तियों ने मिलकर निर्माण किया है, समानता के स्तर पर निर्माण किया है। तो हर व्यक्ति के द्वारा बनाई गई जो ये विधि है ये न्यायपूर्ण विधि ही होगी। इसके पीछे वो एक तर्क देते हैं, मैं उस तर्क को आपको समझाऊंगा कि वो क्या तर्क है। बड़ा शानदार रीजन है, वो फिलोसॉफिकल रीजन है, थोड़ा समझने की प्रयास करना। लेकिन पहले आप इस बातों को लिख लीजिए। क्या ये मेरी बातें आपको समझ में आ गई यहां तक? मुझे बताइए, फिर मैं इसको लिखवा देता हूं आपको। तो मैं विधि तक पहुंच गया हूं, है ना?
विधि बनाइए, इन वस्तुओं का बंटवारा करिए, रॉल्स ने यही कहा। और विधि कौन मिलकर बनाए? तो सभी लोग मिलकर बनाए। हमारे यहाँ देखो यही है, हमारे यहाँ जब लॉ कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो भारत के, संपूर्ण भारत के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा वो संविधान बनाया गया। अब भी अगर संविधान में कोई संशोधन होता है या किसी भी तरीके की प्रक्रिया में बदलाव होता है तो हमारे जनप्रतिनिधि ही उस बदलाव को करने के लिए लायबल हैं, वही करते हैं, इसीलिए वो करते हैं। ठीक है ना, बाकी कोई नहीं कर सकता। ऑर्डिनेंस की अगर बात करें कि ऑर्डिनेंस भी जनरली एक विधि होती है, लेकिन वो लिमिटेड है, इसीलिए उसे लिमिटेड रखा गया, क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव के द्वारा बनाई गई है, कोई जनप्रतिनिधि के द्वारा नहीं बनाई गई। वो बात अलग है कि वो एक संसद का भाग होता है, राष्ट्रपति भी, लेकिन मौलिक विधि से वो बिल्कुल इतर है, इसलिए उसका जो बल है, जो शक्ति है, वो सीमित रखी गई। एक टेम्परेरी, वो एक तरीका है चीजों को करने का। ठीक है जी। अब मुझे ये बताइए कि क्या मैं आपको ये बातें समझा पाया संविधान से जोड़ के, और आपको क्या समझ में आ गई? नहीं आई है तो फिर समझाऊंगा, फिर मैं इसे लिखा देता हूं। सबको आ गई? अरे वाह, चलो तो लिख लो। नो सर। नहीं आई? क्या नहीं आया बताओ? सर आपने कॉन्स्टिट्यूशन से उसको कनेक्ट किया, वो थोड़ा समझ नहीं आया। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे यहां पर 3 तरीके के न्याय की बात की, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय। राजनीतिक न्याय में क्या है? पॉलिटिकल जस्टिस में क्या क्या आता है? अधिकार और स्वतंत्रताएं, फंडामेंटल राइट्स में क्या क्या दिए गए हैं आपको? राइट्स दिए गए हैं और लिबर्टीज दी गई हैं, हाँ या ना? सर अरे बता दो, संविधान में कुछ तो पढ़ा होगा। जी सर। मौलिक अधिकारों में स्वतंत्रताएं दी गई हैं और अधिकार दिए गए हैं कि आपको क्या क्या मिलेगा, ये बताया गया है नहीं? जी सर, बताया गया है। जी सर। अधिकार और स्वतंत्रताओं को रॉल्स कहता है। ये कहता है प्राथमिक वस्तुएं हैं। प्राथमिक वस्तुओं में वो पहली चीज अगर किसी को बताता है तो अधिकार और स्वतंत्रताएं, वो हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स के रूप में आपको दे दी गई। दूसरा वो बताता है कि शक्तियां और अवसर, पावर्स और अपॉर्चुनिटी, मौलिक अधिकारों में आपको ये भी दी गई है। अवसर की समानता है या नहीं है? जी सर है। स्वीटी, आप सवाल पूछ रहे हो और आंसर नहीं कर रहे, ये तो ब्लंडर मिस्टेक है आपकी। मैं समझा किसे रहा हूं ये बताइए। मौलिक तो अधिकारों शायद इनके में, सर इनका नेटवर्क इशू है, सर बोल तो रहे नेटवर्क इशू है शायद इनका। अच्छा, अवसर और शक्तियां और अवसर, अधिकार और स्वतंत्रताएं आपको राजनीतिक न्याय के स्तर पर दिए गए हैं, मौलिक अधिकारों के रूप में दिए गए हैं। जी। अब दूसरा, आय और संपदा की समानता, ये बात करता है रॉल्स। वो ये कहता है कि इनकम और वेल्थ का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में आर्टिकल 39 यही बात करता है कि राज्य वो सब प्रयास करेगा कि किसी बी और सी, आप देखो उसमें आर्टिकल 39 को पूरे पढ़िए, उसमें यही सबसे पहला निर्देश दिया गया है राज्य को कि वो ऐसे प्रयास करेगा कि चंद लोगों के हाथ में जो संपदा है या उत्पादन के साधन हैं वो ना केंद्रित हो जाएं, सब लोगों में बराबर रूप से उसका बंटवारा होना चाहिए।
तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूशन में आ गए, आय और संपदा की समानता आ गई, और वो ये इसलिए करता है जिससे कि व्यक्ति की गरिमा, उसका आत्मसम्मान बना रहे। ये हमारे प्रियम्बल में है आत्मसम्मान। प्रियम्बल को मूल आदर्श बताया, प्रियम्बल में आत्मसम्मान को या डिग्निटी को, ह्यूमन डिग्निटी को मूल आदर्श बताया गया है, इसे ही राज्य को प्राप्त करना है। तो हमारे संविधान की जो बेसिक बातें हैं वो रॉल्स की जो प्राथमिक वस्तुएं हैं उन्हीं के बंटवारे को लेकर तो है, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स हैं, चाहे वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, और चाहे वो हमारे प्रियम्बल में मौलिक आदर्श के रूप में ह्यूमन डिग्निटी को स्वीकार किया गया। ये प्राथमिक वस्तुएं हैं जिनको रॉल्स ने कहा बंटवारा करने के लिए, लोगों को देने के लिए, और हमारे संविधान में इसको बंटवारा करने की एक उचित व्यवस्था का बनाई गई है, एक उचित व्यवस्था का वर्णन किया गया है। क्लियर है? जी और सर। रॉल्स भी ये कहता है कि एक कानून बना के इन वस्तुओं को बांट दीजिए, विधि बना के बांट दीजिए तो न्याय हो जाएगा। हमने विधि बना के ही बांटी, और संविधान को किसने बनाया? रॉल्स ये कहता है, और ये विधि किसके द्वारा बनाई जानी चाहिए? लोगों के द्वारा, सब लोगों के द्वारा बनाई जानी चाहिए। ये नहीं कि मेजॉरिटी, माइनॉरिटी भी उसमें हो। और वो इसलिए कहता है माइनॉरिटी भी उसमें हो, वो ये कहता है, वो उपयोगितावाद का खंडन करता है, आगे बताऊंगा। उपयोगितावाद यूटिलिटेरियनिज्म क्या कहता है? वो कहता है यूटिलिटेरियनिज्म अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। रॉल्स तर्क देता है कि इसका मतलब माइनॉरिटी का अगर मेजॉरिटी के सुख को आप बढ़ाते चले जाइए तो इससे माइनॉरिटी का दुख तो कम नहीं हो जाएगा। मान लीजिए किसी मेजॉरिटी वाले व्यक्ति को माइनॉरिटी वाले व्यक्ति की हत्या करने में बड़ा सुख मिलता है, बड़े आनंद की प्राप्ति होती है, तो माइनॉरिटी तो एक्सटिंक्ट हो जाएगी। इसलिए ऐसा हो सकता है कि संपूर्ण समाज का जो कुल सुख है वो बना रहे उतना ही, लेकिन माइनॉरिटी के दुख में वृद्धि होगी। और इसीलिए ये कोई पहले से नियत पैमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज का जो न्यायपूर्ण समाज है उसमें क्या होना चाहिए कि अधिकतम व्यक्तियों का नहीं, सब व्यक्तियों का सुख में वृद्धि होनी चाहिए। सब व्यक्तियों के सुख में वृद्धि कब होगी? जब सब लोग मिलकर विधि का निर्माण करें। तो जो विधि बनाई जानी चाहिए इन प्राथमिक वस्तुओं के वितरण के लिए, वो विधि समाज के प्रत्येक व्यक्ति द्वारा बनाई जाए, उसमें प्रत्येक व्यक्ति की सहभागिता हो। जैसे मेजॉरिटी की सहभागिता हो वैसे माइनॉरिटी की सहभागिता हो, और वो मेजॉरिटी से नहीं बल्कि सर्वसम्मति से, म्यूचुअल कंसेंट से, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस के सिद्धांत से बनाई जानी चाहिए। ठीक है? हमारा संविधान सभा जब बनी तो वो इसी आधार पर बनी। समाज के सभी वर्गों के लोग उसमें, सभी तबकों के लोग मौजूद थे, सभी दल, पार्टी, वर्ग, समूह, जाति, सभी लोग उसमें समाहित थे। और दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन का एक एक आर्टिकल, बड़ी ध्यान देने की बात है, मेजॉरिटी से नहीं बना था, मतदान नहीं हुआ उसके ऊपर, मेजॉरिटी से उसे एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि म्यूचुअल कंसेंट से, सर्वसम्मति से। इसीलिए इतना दिन लगे, 2 साल 11 महीने 19 दिन। इतना समय लगने का यही कारण था, क्योंकि उसमें किसी भी क्लॉज को मेजॉरिटी व्यू से नहीं एक्सेप्ट किया गया, बल्कि म्यूचुअल कंसेंट से एक्सेप्ट किया गया था। लैंग्वेज के ऊपर सबसे ज्यादा परेशानी थी। राजभाषा को, हिंदी को कुछ लोग राजभाषा मानने के लिए तैयार थे, कुछ लोग राष्ट्रभाषा कह रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे ये हिंदी का तो कोई मतलब नहीं, उत्तर भारत में ही केवल ये बोली जाती है, अंग्रेजी ही रहना चाहिए। वैसे भी अंग्रेजी के लिए हम लोग यूज्ड टू हैं। साउथ इंडिया में इसका बहुत ज्यादा विरोध था हिंदी का, नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा विरोध था हिंदी का।
केवल उत्तर भारत के कुछ राज्य ही इसको प्रमोट कर रहे थे, लेकिन हिंदी को राज्य भाषा घोषित करना भी, एक ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करना भी सर्वसम्मति से ही पारित हुआ प्रस्ताव। तो जो विधि बनी वो सर्वसम्मति से बनी। वो भी यही कहता है रॉल्स की विधि सर्वसम्मति से बननी चाहिए। इसके बाद समाज में जो वितरण होगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो इक्वल लेवल पर होगा और एक जस्ट समाज की स्थापना हो जाएगी। ठीक है, संविधान से जोड़ा, अब समझ में आ गया। इसका मतलब सर जो कानून बनेंगे उसमें सभी की सहभागिता होगी। बिल्कुल होनी चाहिए। अगर सर मेरी आज सहभागिता नहीं होगी तो क्या कानून मेरे फेवर का हो सकता है? नहीं हो सकता। इसीलिए तो 377 को और सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया, क्योंकि वो माइनॉरिटी व्यू को हानि कर रहा था, माइनॉरिटी व्यू का एक्सप्लॉयटेशन था। भाई मेरा कोई सेक्सुअल ओरिएंटेशन हो सकता है, इसमें किसी को क्या दिक्कत है? एक्सेप्टेंस होना चाहिए उसके लिए एक। तो इसीलिए थर्ड जेंडर के लिए इसीलिए प्रयास किए जा रहे हैं, थर्ड जेंडर को इक्वल राइट इसीलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि केवल as a human being they are also humans too, so why we should not consider their basic rights, their opinion, है ना? तो एक यही कॉन्सेप्ट उसमें है न्याय को लेके। जी, अब मैं आप लोगों को समझा पाया? वैभव, आपका सवाल का यस सही उत्तर मिल गया? हाँ सर, बस मुझे यही बोलना है कि जस्टिस लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए, लेकिन लॉ भी सही होना चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं? सही कैसा हो? सही सोसाइटी के अकॉर्डिंग, आदर्श के अकॉर्डिंग, वैल्यूज के अकॉर्डिंग। और वो वैल्यूज क्या हैं वो मैंने आपको ये बताई हैं। स्वतंत्रता, समानता, नैतिक मूल्य। वैल्यूज क्या होती हैं? मॉरल वैल्यूज, वो जो समाज का, एक समाज में आदर्श का निर्माण करती हूं, विच प्रमोट आइडियलिज्म इन द सोसाइटी, वही नैतिक मूल्य हैं। ठीक है ना? उन्हीं को प्राप्त करने के लिए नियम आदर्श बनाए जाने, नियम बनाए जाने चाहिए, नैतिक नियम या सद्गुण जिन्हें हम लोग कहते हैं वर्च्यू, उन्हें एस्टेब्लिश किया जाना चाहिए। वो वर्च्यू जो होंगे वो एक साधन की तरीके से काम करेंगे, मीन्स की तरीके से काम करेंगे और एक नैतिक समाज की तरफ हमें लेके जाएंगे, इक्वल जस्ट सोसाइटी की तरफ लेके जाएंगे। बाद में इक्वल जस्ट सोसाइटी जब प्राप्त हो जाएगी फिर हमारे आदर्श और आगे बढ़ जाएंगे, फिर हम कुछ और सोचेंगे। इस तरीके से समाज प्रगति करेगा। ठीक है? यस सर। चलिए अब आप इसे लिख लीजिए। रॉल्स के अनुसार न्याय की मुख्य समस्या, रॉल्स के अनुसार न्याय की मुख्य समस्या प्राथमिक वस्तुओं के न्यायपूर्ण वितरण की है। प्राथमिक वस्तुओं के न्यायपूर्ण वितरण की है। अकॉर्डिंग टू रॉल्स, the basic problem with it is, the basic problem with the justice, ऐसा लिखिए, with the justice is to distribute the primary goods in the society, distribute the primary goods in the society। ठीक है? अब वो प्राइमरी गुड्स क्या हैं ये लिखिए, इनको याद रखना। रॉल्स ने निम्न वस्तुओं को प्राथमिक वस्तुएं बताया, एंड रॉल्स स्टेट these goods as primary goods too, as primary goods too। पहला, अधिकार और स्वतंत्रताएं, राइट्स एंड लिबर्टीज, राइट्स एंड लिबर्टीज। दूसरा, शक्तियां और अवसर, पावर एंड अपॉर्चुनिटीज, बल्कि पावर्स होगा, पावर्स एंड अपॉर्चुनिटीज। आय और संपदा,
इनकम एंड वेल्थ, और लास्ट है आत्मसम्मान, सेल्फ रेस्पेक्ट या गरिमा, आत्मसम्मान या गरिमा, डिग्निटी। रिपीट करना ये पॉइंट हिंदी में। आत्मसम्मान या गरिमा, अंग्रेजी में इसे सेल्फ रेस्पेक्ट या डिग्निटी कहते हैं। क्लियर हो गया? जी सर। अब अगले पॉइंट से लिखना। रॉल्स के अनुसार उपरोक्त प्राथमिक वस्तुओं का बंटवारा विधि बनाकर कर दिया जाना चाहिए, विधि बनाकर कर दिया जाना चाहिए। According to Rawls, these primary goods must be distributed. These primary goods must be distributed in society by forming the law. तथा इस विधि निर्माण की प्रक्रिया में समाज के समस्त व्यक्ति भाग लें एंड द होल पर्सन ऑफ द सोसाइटी, होल इंडिविजुअल लिखिए, पर्सन नहीं, होल इंडिविजुअल इन सोसाइटी मस्ट टेक पार्ट या मस्ट टुक पार्ट in the formation of these laws. ये नियम भी, यह विधि भी सर्वसम्मति से बनाई जाए। And this law must be formed by mutual consent and mutual acceptance इस प्रकार से बनाई गई विधि के द्वारा यदि प्राथमिक वस्तुओं का बंटवारा समाज में होगा, तब एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हो जाएगी। एंड इफ these primary goods would be distributed in society according to such a law, the justice would prevail in the society. ठीक है? हाँ जी, ये बात समझ में आ गई है ना? अब इसमें एक नोट को लिखिए। नोट इसमें ये है, उपयोगितावाद का ये खंडन करता है, क्योंकि उपयोगितावाद सबसे ज्यादा लोगों के सुख, अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बात करता है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, मान लीजिए किसी व्यक्ति को दास बनाकर रखा जाए
तो इससे ये हो सकता है कि जो व्यक्ति दास बनाकर किसी को रख रहा है उसके सुख में वृद्धि हो जाएगी, लेकिन दास तो दुखी रहेगा। तो एक व्यक्ति का दुख अगर दूसरे व्यक्ति का सुख है तो ऐसे सुख को औचित्यपूर्ण नहीं ठहराया जा सकता, ऑथेंटिकेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसीलिए उपयोगितावाद का ये खंडन करता है, जबकि उपयोगितावाद इस बात को कहता है कि मान लो किसी समाज के अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की बात करता है, वो रूल ऑफ मेजॉरिटी की बात करता है, तो ये इनका खंडन ये करते हैं। तो लिखेंगे रॉल्स का न्याय सिद्धांत उपयोगितावादी चिंतन का खंडन करता है। The theory of justice of Rawls, the theory of justice of Rawls deny the utilitarianism theory, या the theory of utilitarianism। ठीक है, क्योंकि किसी को दास बन रखना किसी समाज में, किसी को दास बनाकर रखना किसी न्यायपूर्ण समाज में, ऐसा लिखिए, किसी को दास बनाकर रखना किसी न्यायपूर्ण समाज का सद्गुण नहीं है, न्यायपूर्ण समाज का सद्गुण नहीं है। बिकॉज slavery is not the virtue of any just society, ठीक है, ये हमारी बात यहां तक कंप्लीट हो गई। चलिए इसको हम लोग यहां तक रखते हैं, क्योंकि आप फिर 8:45 बजे बज गए हैं या बजने ही वाले हैं, शायद बज गए हैं, और सर की क्लास फिर 9 बजे शुरू होगी, कुछ लोगों को पहुंचना होगा वहां पे। इतने किसी की कोई क्वेरी है तो ये पूछ लीजिए। और मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल बेसिक बात आपको समझ में आई होगी, एकदम क्लैरिटी के साथ में। अब हम इसको कॉन्स्टिट्यूशन से ऐसे ही जोड़ते चलेंगे, बाद में जब कॉन्स्टिट्यूशन की क्लॉजेज आएंगी तब फिर हमें उन्हें समझने में, आर्टिकल्स हमें समझने में कोई समस्या नहीं होगी। हाँ बताइए। सर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा कंसेप्ट है, मतलब यूटिलिटेरियनिज्म या फिर रॉल्स वाला, कि रॉल्स वाला मैंने बताया नहीं। हाँ अभी बताया मैंने। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है हमारे यहाँ पे, क्योंकि अगर कोई डैम बनेगा या कोई रोड बनेगी तो एक इंसान का नहीं देखा जाएगा, मेजॉरिटी का देखा जाएगा। हाँ सुनिए, उसको आप ध्यान से सुनिए। वहां पर कॉमन गुड की बात होती है, इंडिविजुअल गुड की नहीं। जब हम लोग समाज में न्यायपूर्ण विस्तरण की बात करते हैं, अधिकारिताओं की, तो तब उसमें हम लोग कॉमन गुड को देखेंगे, सामूहिक भलाई को देखेंगे। अगर सामूहिक भलाई और व्यक्तिगत भलाई के बीच में कोई कॉन्ट्राडिक्शन है तब सामूहिक भलाई की बात की गई है उसमें, है ना। क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि समाज का, हर व्यक्ति का, समाज में एक व्यक्ति का जो सुख है वो किसी व्यक्ति का दुख ना हो। आप लोग एग्जाम में हिस्सा ले रहे हो, आप लोगों को आईएएस बनना है, कुछ लोगों का सुख होगा उसमें, अधिकतम लोगों का दुख ही होगा। 5-6 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, मुश्किल से 500-600 का सिलेक्शन होता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि किसी भी कार्य से समाज के सभी व्यक्तियों का सुख सुनिश्चित हो सकता हो? नो सर, नहीं ना। तो जब अब ये तो मैंने कहा ना, ये तो हम लोगों ने आदर्श सुनिश्चित कर लिया, सभी व्यक्तियों का होना चाहिए। लेकिन अगर उस आदर्श को न प्राप्त किया जा सके तो फिर ये कर लिया जाए कि अधिकतम, मैक्सिमम जितने भी
जितनों का भी हो सकता हो, 100 में से 99, 100 में से 98, 95, 90, जितनों का भी हो सकता उतने का होना चाहिए। और अगर 99 व्यक्तियों का सुख है और एक व्यक्ति का वो दुख है, तो हमें एक व्यक्ति के दुख को कंसीडर नहीं करना चाहिए, 99 व्यक्तियों के सुख को कंसीडर कर लेना चाहिए, क्योंकि वो कॉमन सर गुड रॉल है ना, वो तो कह रहे हैं हर किसी का करना। कानून बनाने में वो यही कहता है कि सब व्यक्तियों को समाहित होना चाहिए। उसका तर्क देखेंगे अभी हम, अभी आगे भी बचता है वो But ये रॉल्स का, अभी आगे भी अभी आगे भी है रॉल्स, अभी आगे भी जी है, वो तर्क बताएगा। उस तर्क के बाद आप रॉल्स को समझ पाओगे, है ना। वो किस तरीके से ये बंटवारा हो, क्या हो, ये सब आगे बताएगा रॉल्स। इसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा, तर्क के ऊपर। वो तर्क Okay, बहुत sir. इंपॉर्टेंट है रॉल्स को समझने के लिए। क्लियर एकदम? यस सर। चलिए, बाकी कोई और क्वेरी किसी की? सर हमारी एक क्वेरी है। मैं आपकी क्वेरी को, हाँ हाँ बताइए। सर जो ये प्राइमरी गुड्स लिखवाए हैं सर आपने, सर ये पर सर प्रैक्टिकली तो सर ये मतलब देखे नहीं जाते ना सर, पर प्रैक्टिकली नहीं देखे जाते ऐसे? स्वतंत्रता जैसे- तुम्हारे पास नहीं है? सर है तो जैसे इनकम की लिखवाई है सर आपने, मतलब कि अधिकार नहीं है? अरे अरे, पहले वो मत बताओ, ऐसे वैसे नहीं, पहले जो मैं चीजें पूछ रहा हूँ उनको जवाब दो। स्वतंत्रता तुम्हारे पास है? जी सर। अवसर हैं? जी सर। संपदा है? सर संपदा क्या होती है? जिससे तुम कमाते हो। बुद्धि नहीं है? सर है सर। हाँ, तो कमा सकते हो उससे ना, और जी सर। समान रूप से बुद्धि का प्रयोग करके कमा सकते हो ना, जी। मेहनत कर सकते हो ना। जी सर। अगर गरीबी को तुम्हें दूर करना है तो आप मेहनत कर सकते हो, कोई रोकता है? जी सर। कोई नहीं सर। बाउंडेशन है? नहीं सर। हाँ। आत्मसम्मान तुम्हारा है या नहीं है? सर है सर। तुम्हें भारत के एक नागरिक के रूप में सम्मान दिया जाता है या नहीं दिया जाता? सर दिया जाता है। दैट्स इट। तो क्या जो ये बातें कही उन्होंने, क्या वो दिख नहीं रही तुम्हें? सर सब चीज मतलब कि कुछ चीजें तो सर इनकम वगैरह में जैसे ये है सर, वुमेन की इनकम मतलब कि थोड़ी कम रहती है पर मैन की ज्यादा रहती है, इनमें तो कहीं नहीं रहती, इनइक्वालिटी है। बराबर रहती है। कहाँ कम रहती है? कहीं कम रहती है अगर तो उसके खिलाफ कंप्लेन करो, बराबर देगा। सर ऐसा चलिए, देखते हैं ना, मतलब कि लेबर आप है ना, आप समझ नहीं पाओगे अभी, क्योंकि अभी कुछ चीजें आपको बहुत समय लगेगा इस लेवल पे आने में। तो जो चीजें मैं अभी आपको बताऊं, केवल उनको ध्यान से समझते चलिए। अभी आप बहुत कमजोर हैं, अभी आपकी टांगे बहुत कमजोर हैं, योर लेग्स आर वेरी फ्रेगाइल। तो अभी आपको मेरे सहारे की बहुत जरूरत है। तो अभी आप मेरे कंधे पर ही हाथ रख के चलिए, अपना अपना वजन मेरे कंधे पर डालिए। जितना मैं आपको समझाने की प्रयास करूं उतना ही समझते चलिए, तो शायद आप जल्दी से, आपकी जो टांगे हैं वो मजबूत हो पाएंगी और फिर आप अपने पैरों पे चल पाएंगे बहुत अच्छे से। फिर इस प्रकार के जो सवाल हैं वो बहुत ज्यादा नहीं आएंगे और क्लैरिटी आती चली जाएगी। ठीक है ना अजय? ओके सर।